हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज होप करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का चैप्टर नंबर 9, स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा भारत स्वतंत्र होने के बाद के 50 साल में कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको यदि पहले लेसन की NCERT एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आपको यह वीडियो पूरी देखनी है। आप यह वीडियो पूरी देख लेंगे तो मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप यह वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरे खुद के यह चैप्टर याद है। आप ये पूरी वीडियो देखने के बाद जब क्वेश्चन याद करने लगोगे तो अपने आप ही क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आओ जाने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत कब और कैसे स्वतंत्र हुआ, भारत का विभाजन कैसे हुआ, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, हरित क्रांति क्या थी, आपातकाल 1975 से 77 ईस्वी तक के क्या क्या प्रभाव थे, साहबानो मामला क्या था, भारत में 1991 ईस्वी की उदारीकरण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई। और पढ़ेंगे हम भारत के पड़ोसी देशों भारत के पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार के संबंध रहे, भारत के महासिखियों से किस प्रकार के संबंध रहे, भारत की का संयुक्त राष्ट्र में क्या योगदान था। मोटा मोटा हम यही इस पूरे पाठ में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम करके इस पाठ को शुरू करते हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भारत को कब स्वतंत्रता मिली। ये सभी को पता ही है। भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली। इस दिन के लिए भारतीयों को सैकड़ों साल तक संघर्ष करना पड़ा। मतलब कि इस दिन खातर स्वतंत्रता खातर भारत ने बड़ो सैकड़े सालों तक संघर्ष करना पड़ा, जिसका कारण हमें स्वतंत्रता मिली। भारत पर अंग्रेजों ने 190 वर्षों तक शासन किया। एक क्वेश्चन ये भी है छोटा, भारत पर अंग्रेजों ने कितने वर्षों तक शासन किया। हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, भारत पर अंग्रेजों ने 190 वर्ष तक शासन किया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अनेक देशभक्तों को अपने अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। यदि भाई ये जो देशभक्त थे ना, उन्होंने अपनी आज़ादी खातर प्राणों की आहुति नहीं देते ना, तो आज हमारा देश कब आज़ाद नहीं होता, हम यहाँ पर आराम से नहीं बैठे होते। तो इसमें आपने मैं छोटा प्रश्न भी बताऊंगा साथ साथ है। और इसको पूरी बढ़िया डालता एक्सप्लेनेशन देखा तो वीडियो के साथ जुड़े रहियो। और वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो। तो आगे पढ़ा ये वापी आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करा। हाँ, भारत की स्वतंत्रता के साथ ही देश का सांप्रदायिक विभाजन भी हुआ। देख भाई, भारत को स्वतंत्रता मिली न, जिद्दे भारत को विभाजन भी हो गए। तो मतलब कि भारत में कई 2-3 डालकर न्यू भारत को विभाजन हो गए। तो एक तो स्वतंत्रता मिली और दूसरों विभाजन भी हो गयो। यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का परिणाम था। अंग्रेजन अगर एक नंबर में यू क्वेश्चन पूछ लिया जावे, अंग्रेजों की कौन सी नीति चलाई। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति चलाई थी, जिसका कारण हमारे देश को विभाजन हो गए। तो जिन्ना के द्वित राष्ट्र सिद्धांत के कारण देश के बंटवारे की मांग जोर पकड़ती जा रही थी। सबसे पहली न्यू बूझ लेगा कि यह किसने करी थी। अपने देश ने बंटवारे की मांग किसने करी थी, तो वो कौन करी थी, जिन्ना ने करी थी। लेकिन स्वतंत्रता के प्रयास से लगे बड़े बड़े नेताओं द्वारा सांप्रदायिकता को कम करने आका गया। इसी कारण वे देश के विभाजन का अंदाजा नहीं लगा सके। मतलब कि पहले तो नहीं सोचा करता कौन ही हो, फिर एकदम
हमारा देश का विभाजन हो गया। तो अंत में यही सांप्रदायिकता भारत के विभाजन का कारण बनी। विभाजन के कारण उपजी परिस्थितियों के कारण देश को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देखो भाई, अंत में यही सांप्रदायिकता भारत में, देखो विभाजन के कारण उपजी परिस्थितियों के कारण देश को अनेक चुनौतियों का सामना, मतलब कि जो पाकिस्तान को और भारत में तो पाकिस्तान अलग हो, इनको बंटवारा हो, जित पाकिस्तान में भी तो जितना आधा लोग भारत में आना चाहिए था वह भी आया, और जो भारत पाकिस्तान में जाना चाहिए था वह भी गए ही। तो उन खातर बड़ी चुनौती थी कि जो भी लोग आवे उन तई न्यूज सेकंड भाई उन छोड़ दिया इस तरह, तो उन घर बार दिलानो, वह उड़े खान पीन की व्यवस्था करनी, वह एक बड़ी चुनौती थी। एक मिनट, इन पड़ा परंतु इन चुनौतियों और अन्य समस्याओं के बाद भी भारत ने बहुत सी उपाधियां प्राप्त की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 5 दशक के इतिहास का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। देश का विभाजन, ई वहाँ पे मैंने पढ़ांगा देश को विभाजन क्यों करो, तो देश का विभाजन तो शुरू करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही देश का दुखद विभाजन भी हुआ। भारत को स्वतंत्रता मिली, उसका साथ ही दुखद विभाजन भी हो गया। तो स्वतंत्रता मिलने साथ में उन विभाजन भी हो गया। देश का विभाजन होने के कारण उत्तर पश्चिम सीमाओं क्षेत्र, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पूर्व बंगाल को मिलकर पाकिस्तान का निर्माण किया। सॉरी, देखो भाई, देश का विभाजन होने के कारण, देखो देश का विभाजन हुआ उत्तरी पश्चिमी सीमांतरण क्षेत्र, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पूर्वी बंगाल को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। न्यू बुझले जावे 2 नंबर में पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र मिला के निर्माण हुआ, तो उड़ैया लाइन लिखनी है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। आगे चलना है। भारत की तरफ से मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा बने पाकिस्तान में जाना था। देखो, जो हिंदू वह भारत में आना चाहिए था, और जो मुस्लिम भाई था ना वह किस जाना चाहिए था, वह पाकिस्तान में जाना चाहिए था। तो भारत की तरफ से मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा नए बने पाकिस्तान में जाना था। भारत में जितना भी वह मुस्लिम था ना वह कमी था कि हम तो पाकिस्तान में जाओ, तो वह इतना बड़ो हिस्सों मुस्लिमा को पाकिस्तान में जानो थो। वहीं पाकिस्तान के हिस्से में गए क्षेत्र से अधिकतर हिंदू, सिख, अन्य भारत में आना था। देखो, पाकिस्तान भारत में तो मुस्लिम पाकिस्तान में गया, और जो वहीं पाकिस्तान के हिस्से में गए क्षेत्र के अधिकतर हिंदू और सिख और वह अन्य भारत में आना था। जो हिंदू और सिख था ना वह तो भारत में आना था, जो पाकिस्तान में जाना था वह था मुस्लिम। दुनिया के इतिहास में इतने कम समय में यह सबसे बड़ा विस्थापन था कि भाई जितनी भी लड़ाई लड़ाई भी हुई उनमें न ज़्यादा टाइम लगे हुआ है, और वो सब तो पहले यो विस्थापन हुआ है जिसमें कम टाइम में इतना बड़ा काम हुआ है। यह विस्थापन मुख्यतः रेलगाड़ियों और सैनिक गाड़ियों व पैदल जनता द्वारा हुआ। यह जो दुनिया के यह विस्थापन मुख्य रेलगाड़ी, जो लोग था ना वह रेलगाड़ियां पैदल और सैनिक गाड़ियां में आया था। जिस तरह की देखो रेल में कितना आदमी ही, देखो ये देखो अड़े इतना आदमी इस तरह भर के आई थी रेल, और इस तरह सैनिक गाड़ी भर के आई थी जब भारत में पाकिस्तान में गई, पाकिस्तान में भारत में आई, और पैदल भी हुए थे यो। तो एक मिनट,
हमारा वर्षों का शांतिपूर्ण साथ अब सांप्रदायिक घृणा में बदल चुका था। इसलिए देखो, पहले तो हिंदू और मुस्लिम या लैंड लिख रहा कि हमारा वर्षों का शांतिपूर्ण साथ अब सांप्रदायिक घृणा में बदल चुका था। पहले तो भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई भाई था, साथी रहा करदा, खानो पीनो साथी कराया करदा। ये भी वो भारत को, जिस तरह यो भारत है यो पाकिस्तान, पाकिस्तान को भारत को होना है। विभाजन होने के बाद उनका मैं न्यू हो गया कि घृणा हो गई एक दूसरे बीच में। फिर एक दूसरे ने चावी कौन था, एक दूसरे ने मारनो चावी था वह। इसलिए चारों तरफ हिंसा, आगजनी व बलात्कार की घटना हो रही थी। दोनों देशों से लाखों की संख्या में शरणार्थी आ रहे थे, जबकि उनके आंसू पोंछने और उन्हें बसाया जाना जरूरी था। भाई लोग लाखों की संख्या में पाकिस्तान तक भारत में लोग आमी था, भारत पाकिस्तान में जामी था, उन्हें बसाने खातर, उनका आंसू पोंछने खातर एक जरूरी काम तो यो। अतः भारत में आने वाले लोगों को पहले अस्थायी शिविरों में ठहराया गया। जब सबसे पहले जो आए ना इकट्ठा होकर आदमी, भारत में आने वाले लोगों को सबसे पहले अस्थायी शिविरों में ठहराया गया। पहले तो अस्थायी शिविरों में मतलब कि वो किसी का घर में नहीं ठहरा दिया गया, फिर धीरे धीरे उनके स्थायी पुनर्वास, और बाद में आराम आराम से उनका है ना उनसे घर दिलाया गया, जिसके अंदर वह रह की गतिविधि, शिक्षा, छात्रों को पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र को कमरों और विद्यालय को भारत का मानकर समझाइए। एवं पढ़ांगा देश की रियासतों का एकीकरण। भारत देश की रियासतों का एकीकरण पढ़ाएब। भारत रियासतों का ब्रिटिश सरकार का अधिकार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को समाप्त हुआ था। अपना प्रत्यय भारतीय रियासतों का ब्रिटिश सरकार का अधिकार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को समाप्त हो गया था। मतलब कि आप 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी। फिर आप भारतीय ब्रिटिश कानून था, अंग्रेजा का कानून मानो चाहे ना मानो, वह अपनी मर्जी थी। लगभग 565 देशी रियासतों अब भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती थी या स्वतंत्र रह सकती थी। तो लगभग 565 देशी रियासतें अब भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती थी। मतलब कि 565 रियासतें ये उनको मन करे ना तो वह भारत में भी रह सकी ही और पाकिस्तान में भी रह सकी, और उनको मन करे तो वह स्वतंत्र भी रह सकी ही। इस दौरान भारत सरकार के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भाई यो प्रश्न इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है, VIP क्वेश्चन यो। इस दौरान भारत सरकार के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? लौह पुरुष, पहला तो लौह पुरुष और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में बड़ी सूझबूझ से काम लिया। पटेल ने अधिकतर रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत कर लिया था। केवल हैदराबाद और जूनागढ़ की कश्मीर की रियासतों ही भारत में शामिल होना बाकी था। मतलब कि लगभग 565 मत लगभग ज़्यादातर तो भारत में मिल गई थी, लेकिन जो हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़ की और कश्मीर की रियासत थी ना, वह मिली कौन थी, वह रह रही थी। सरदार पटेल ने हैदराबाद व जूनागढ़ को वहां की जनता की राय के आधार पर भारतीय संघ में शामिल कर लिया था। एक मिनट, क्या आप जानते हैं, ये रह गए तो भाई, क्या आप जानते हैं भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत मिला विशेष राज्य का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दिया। 31 अक्टूबर 2019 मोदी की सरकार।
धारा 370 के तहत मिला विशेष राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर तय न 370 की तहत में विशेष राज्य का दर्जा मिला। 31 अक्टूबर 19 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया था। पहली है न 370 की तहत पहली से कश्मीर नहर राज्य विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था और 31 अक्टूबर 2019 को वह दर्जा छीन लिया गया उनसे। आगे पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, परंतु 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान देखो जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे, यो प्रश्न एक और बन गया। जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह थे। एक नंबर में आस का इम्पोर्टेंट है भाइयों भी। रियासत को स्वतंत्र बनाए रखना चाहते थे, वह उसकी रियासत को स्वतंत्र बनाए रखना चाहते थे, परंतु 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान सेना तथा काबलियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर लिया। देखो इसमें सीधी सीधी बात न्यू है, महाराजा हरि सिंह थो न वो न्यू चाहे कर दो कि मैं स्वतंत्र रहूं, मैं किसी के साथ झगड़ो ना करूं, लेकिन 22 अक्टूबर 1947 ईस्वी में पाकिस्तान और काबलियों ने मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। हमला कब किया था? 22 अक्टूबर 1947 को हमला कर दिया। फिर जो ये महाराजा हरि सिंह था वो बोला भारत को, ये बोला कि मुझे स्वतंत्र नहीं रहा जा रहा, ये कर रहे हैं मेरे ऊपर हमला। तो भारतीयों ने क्या किया, उसको बचाया। भारत में वह मिल गया। फिर भारत की जो सेना थी ना उसने पाकिस्तान और काबलियों के साथ वापिस लड़ाई की और उस महाराजा हरि सिंह और उसकी रियासत को बचाया। पाकिस्तान के आक्रमण से महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में विलय पत्र हस्ताक्षर कर दिए। भाई मैं भी तार साथी रहूंगा। अब भारतीय सेना ने मोर्चा संभालते हुए कश्मीर घाटी में आक्रमण को पीछे हटाने विवश कर दिया। देख लो मैंने बताई थी ना अब तक वो भारत में मिल गई। फिर भारत सेना ने उनकी मदद करी। भारतीय द्वितीय संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के समक्ष मामला ले जाने के बाद दोनों ओर से युद्ध विराम घोषणा हुई। देखो भाई उसने फिर युद्ध रोक दिया गया। युद्ध विराम के कारण कश्मीर का लगभग 1/3 भाग पाकिस्तान के पास रहेगा। जब ये पाकिस्तान में ना 1/3 भाग कश्मीर को हिस्सों है तो वो इससे युद्ध का कारण हुए थे। सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब, फिर भी मैं आप खातिर वीडियो बनाऊँ। अगर आपने समझ मान दो और आप खातिर यह वीडियो बढ़िया है तो मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो और वीडियो ने शेयर भी कर दियो। एक मिनट कहाँ पर आ गए थे? सुरक्षा मामला दोनों की ओर से विराम हुई। हाँ यहाँ पर आए। तत्कालीन परिस्थितियों में कश्मीर के लिए भारतीय संविधान के अस्थायी तौर पर धारा 370 जोड़ दी गई। देखो भाई पहले तो यो पढ़ के देखो, फिर आता है युद्ध विराम होने के 1/3 भाग कश्मीर को पाकिस्तान में रह गए थे। उसके बाद में तत्कालीन परिस्थितियों में कश्मीर के लिए कश्मीर में न युद्ध याद हुए थे, उसका कारण कश्मीर में न धारा 370 के तहत 370 जोड़ दी गई थी। अस्थायी तौर पर धारा 370 जोड़ दी थी। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। देखो 22 अक्टूबर 1947 को देखो एक मिनट 22 अक्टूबर 1947 को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और आप इससे पहले ऊपर के पढ़े थे 31 अक्टूबर 2019 को मोदी की सरकार में इसका यो विशेष दर्जा
वापिस छीन लिया गया था। देखो यो 22 अक्टूबर 1947 में तो यो दर्जो मिले थे विशेष राज्य को, और 370 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को विशेष राज्य का दर्जा उनसे छीन लिया गया। ये बाप ने मेरे पट गयो। इब संविधान का निर्माण, देखो इतना लोग आया था पाकिस्तान में तो अड़त गया भी था, उसका कारण फिर उन नई संविधान उन सही राखण खातर लड़ाई झगड़ा ना हुई, उस खातर संविधान का निर्माण भी तो करना जरूरी है ना। तो ये संविधान का निर्माण पढ़ेंगे हमें, संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। संविधान का निर्माण, भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठन इकट्ठी की गई। देखो भारत का संविधान बनाने के लिए, संविधान बनाने खातर भाई संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा कुल 389 सदस्य थे। संविधान एक नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, संविधान सभा के लोगों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी 389, 389। इसके पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। यो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, यो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में इस संविधान सभा स्थायी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। इसको कार्यभार कौन संभालो, राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कुल 22 समितियों का गठन किया गया। कितनी समितियों का गठन किया गया था, 22 समितियों का गठन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई थी। इस समिति को संविधान के प्रारूप को तैयार करने का कार्य दिया गया। देखो न्यू बुझ ले जावे, अगर संविधान के प्रारूप को तैयार करने का कार्य किसे दिया गया, वो दिया गया था सदस्य प्रारूप समिति को। एक मिनट आप ये पढ़ लें, संविधान किसी भी एक नंबर में यह डेफिनेशन आ सकता है भाई, संविधान क्या कह रहा है, किसी भी देश का शासन चलाने के लिए नियम व कानूनों का दस्तावेज संविधान कहलाता है। एवं पढ़ांगा स्मृतिकरण होगा था। संविधान के निर्माण के लिए बहुत से देशों के संविधान पर विविध विस्तृत तथा बुद्धियों के विचार विमर्श किया। देखो इस लाइन को मोटिव के है, इसमें क्या समझाया गया है, इस पूरी लाइन में इसमें न्यू समझाया गया है। अक जिस तरह की और विदेशी और देशों का कानून देखो, अक भाई जिस तरह की अमेरिका को कानून से, इसमें लोकतंत्र के देश है कि इसको के कानून बढ़िया है। जिस तरह की मान लो 2-3 कानून ही, 3 कानून मत यो कानून इस देश को बढ़िया है तो यो अपने देश में ले लियो, फिर ये दूसरो देश है इसमें 3 कानून ही, इसको यो वालो कानून बढ़िया है तो यो अपने देश में ले लियो। इस तरह अपने देश का कानून बनो तो पूरो। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, एक पर्सन एक और मिल गयो भाइयों, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इब एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया, यो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शरीत लगाई कैस को अपने यो दावे के साथ कह सकता हूँ ये वाला प्रश्न तो पक्का ही आएगा पेपर में। संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन गयो कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, और मनकर कब शुरू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को मनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। प्रत्येक वर्ष
प्रत्येक वर्ष यह दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता। 26 जनवरी क्यों मनाया जाया करे? इस दिन अपनो देश को संविधान लागू हुए थो और इस नाम पे गणतंत्र दिवस नाम तय जाना है। ये बात पढ़ना हमारे संविधान को बनाने का मूल आधार जनता की भावना थी। इस कारण संविधान का प्रस्ताव भारत को एक सार्वभौम साम्यवादी पथ निरपेक्ष तथा जनतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। इब आप न्यू पढ़ांगा अगर देश के प्रथम चुनाव क्या थे, कब हुए थे, कैसे हुए थे, यो पढ़ांगा। देखो सबसे पहले आपने न्यू देखो आका अपना देश एक मिनट रिवाइज करा पीछे। देखो सबसे पहले अपनो देश कब आजाद हुए थो? 15 अगस्त 1947 को हुए थो। यो क्यों करो थो, यो पूरी जानकारी ली। उसका बाद में अपनो देश विभाजन भी हुए थो। अपनो बंगाल अलग हो गयो थो, एक पाकिस्तान अलग हो गयो थो। उसका बाद में देश विभाजन के बाद में अपन के पढ़ी देशी रियासत का एकीकरण। उसमें देशी रियासत के थी और उसका बाद में अपन पढ़े हो संविधान निर्माण, संविधान कैसे बना। और उसके बाद में अपन पढ़ांगा देश के प्रथम चुनाव। अब अपनो देश आजाद हो लियो, विभाजन भी हो लियो, एकीकरण भी हो लियो, संविधान का निर्माण भी बन लिया, लागू भी हो लियो संविधान। इब देश के प्रथम चुनाव की कब हुए? देखो अपनो देश को निर्माण होयो, मैंने कहूँ अपने देश को संविधान को निर्माण हुआ, वो लागू होयो। इब उसमें देश के प्रथम चुनाव के बारे में भी शायद प्रथम चुनाव कब हुए थे। अब हम चुनाव पढ़ेंगे। तो भारत के पहले आम चुनाव 1951-52 के दौरान हुए थे। एक और इम्पोर्टेंट पर्सन आ गया अपना कहना। भारत के पहले चुनाव कब हुए थे? पहले चुनाव हुए थे अपने 1951-52 में हुए थे। इस चुनाव के में लगभग 17 करोड़ और 30 लाख। इस चुनाव जो सबसे पहले चुनाव हुए ना उसका में 17 करोड़ 30 लाख लोगों ने मतदान करे तो 17 करोड़ 30 लाख लोगों ने मतदान करे, मतलब कि वोट दियो। इस चुनाव के लोकसभा की कुल 489 सीटें थी। इस सभा थी न जो पहला चुनाव उसमें लोकसभा की सीटें कितनी थी? 489 और तथा 14 राष्ट्रीय तथा 63 क्षेत्रीय व स्थानीय दलों के चुनाव भी भाग लिया। संभवतः यह विश्व में पहला चुनाव था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जनता ने सहभागिता की। आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया तो यह है कि पहले चुनाव में 17 करोड़ तभी ज्यादा लोगों ने अपने थी मतलब कि वोट में दियो थो। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस इस चुनाव पे भारी विजय प्राप्त की। सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया, सबसे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें कौन सी पार्टी जीती थी? कांग्रेस पार्टी जीती थी उसमें। देखो इब आपने ये पढ़ लियो पर चुनाव हो ले। इब राज्यों का पुनर्गठन, इब राज्य क्यों कर बने थे उनका पुनर्गठन पड़ा। तो राज्यों का पुनर्गठन अंग्रेजों द्वारा भारत के शासक को अपनी सुविधाओं के अनुसार विभिन्न रियासतों में बांटा गया था। स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों को भारी संघ में शामिल कर लिया गया तथा अंत देश में भारत व भौगोलिक के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आवश्यक थी। देखो अंग्रेजों द्वारा भारतीय शासक पर अपनी सुविधाओं का अनुसार विभिन्न रियासतों में बांटा गया था। देखो अंग्रेज था ना, पहली अंग्रेजा ने अपने ऊपर अत्याचार भी कराया, उनने हक जतायो अपनी जमीन के ऊपर। अंग्रेजों द्वारा भारत के शासक को अपनी सुविधा के अनुसार इब उन आपने पहले अंग्रेजा ही बात माननी पड़ा कर दी। इब आपने अपनी खुद की तलाश कहाँ था? सुविधाओं के अनुसार विभिन्न रियासतों में बांटा गया। इब जितना भी मतलब कि एक समूह हो गयो उसमें तो इन लोगों ने अलग बांट दिया जिस तरह कि
लड़ाई झगड़ा भी ना हुई, उसके कारण इनकी सही रही है। स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। स्वतंत्रता होने के बाद में न ये रियासत थे न भारतीय संघ में, भारत में संघ में उन्हें शामिल कर लिए गए थे। अतः देश में भाषा व भौगोलिक के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। देखो इसने इस टाइम पूरा ही न समझाऊंगा मैं आपने, इतना पूर्व के दे रखे हो, इसमें न्यू दे रखे हो है। जिस तरह की जो भी वह भाषा बोला करता ना उनके ऊपर उन तई उनका राज्यों का नाम हो गया, उनको पुनर्गठन हो गया। जिस तरह की हरियाणा है, मैं हरियाणा में रहा करूँ, हरियाणवी भाषा बोलूँ हूँ तो हरियाणवी भाषा बोली उनको हरियाणा लिख दियो राज्यों नाम। राजस्थान नहीं, राजस्थान में जो रमीन है, जो राजस्थानी भाषा बोली ही उनको राजस्थान लिख दियो। बंगाली भाषा बोली ही वो बंगाल में हो गया। मराठी बोल, इस तरह एग्जाम्पल गणना ही, तो इस तरह इनको राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया था। भारत सरकार द्वारा इसके लिए 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोजन नियुक्त किया गया। देखो भारत सरकार द्वारा इसके लिए 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोजन नियुक्ति किया हुआ। इस आयोजन का कार्य भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करना था। आयोजन की रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। न्यू बुझ ले अगर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था तो नवंबर 1956 ईस्वी में। इसके द्वारा देश में भाषा के आधार पर 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई। देखो अब तो राज्य ज्यादा ही, और पहले जो शुरू में जो चुनाव हुआ था राज्य बना था न, उसमें कितना राज्य था देखो आधार पर 14 तो राज्य था पहली, और केंद्र शासित कितना था 6 केंद्र शासित प्रदेश था। यो इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। हिंदी को भारत के कार्यालयों के प्रयोग की जाने, एक मिनट, हिंदी को भारत के कार्यालयों के प्रयोग करे जाने वाले भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसे 1956 में भारत की भाषा प्रमुख भाषा क्या हुई थी, हिंदी भाषा हो गई थी। इसके साथ ही अंग्रेजों को बड़े स्तर पर सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किया जाने लगा। इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा थी न उसको बड़े स्तर के सरकारी कार्यालयों का प्रयोग किया जाने लगा। अगर जो अंग्रेजी भाषा नहीं थी न तो आप इन अंग्रेजी भाषा पढ़नी को नहीं पढ़े। हम पढ़ांगा फ्रांसीसी व पुर्तगाली क्षेत्रियों की स्वतंत्रता। भाई वीडियो तो देखो लंबी हुआ है, फिर मैं अपने पूरा डिटेल तक समझाऊँ और साथ ही इम्पोर्टेंट पर्सन भी बताऊँ। अगर ये आप ये पढ़ लेगा न तो आपने कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। आप कहीं देख लियो, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आप क्वेश्चन याद करने लगो न, आपका खुद का अपना पर्सन याद हो जाए। देख लियो अब पढ़ना शुरू करा। हाँ, भारत की स्वतंत्रता के बाद भी कुछ क्षेत्रों पर फ्रांस के पुर्तगाल का अधिकार बना हुआ था। भारत की स्वतंत्रता मिल गई थी, उसके बाद भी कुछ क्षेत्र था जहाँ पर फ्रांस व पुर्तगाल का अधिकार बना हुआ था। पांडिचेरी, माही, कालीकट, यानक, चंद्रनगर जैसे स्थान फ्रांसीसी तो कब्जे में थे। देखो यो प्रश्न मनस्क है, अगर फ्रांसियों के कब्जे में भारत के कौन कौन से क्षेत्र थे? पांडुचेरी, माही, कालीकट, यानक, चंद्रनगर आदि। फ्रांसीसी सरकार ने ये सभी क्षेत्र 1954 ईस्वी में भारत को वापस लौटा दिए थे। 1954 ईस्वी में न भारत ही ये जितने भी क्षेत्र थे वापस लौटा दिया। जबकि गोवा, दमन, दीव, देखो गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली जैसे स्थानों पर पुर्तगालियों का कब्जा था।
पुर्तगाली इन क्षेत्रों को वापस नहीं लौटाना चाहते थे, लेकिन अंततः भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ दिया। देखो, जो मैंने ये पांडुचेरी में ये बताई ना, ये तो 1954 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने भारत ही उल्टा दे दिया। लेकिन कुछ राज्य और जिस तरह की गोवा, दादरा एवं नगर हवेली ये रह गया था, ये देना कौन सा भी था वापिस फ्रांसी। तो 1961 ईस्वी में भारतीय सेना ने वह खदेड़ दिया, जिससे उन्हें वापिस दिया वह। एवं पढ़ांगा गुट निरपेक्ष आंदोलन, आंदोलन 12 में पढ़ांगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के बहुत से देश विचारधारा के आधार पर दो विरोध गुटों में बट गया। देखो, द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था ना, उसके बाद विश्व के बहुत से देश विचारधारा के आधार पर, कई देश था जो विचारधारा के आधार पर कई दो गुटों में बट गए। इन गुटों में से एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ का गुट था। अमेरिका ने नेतृत्व में बने गुट को पश्चिमी ब्लॉक और सोवियत संघ के नेतृत्व में बने गुट को पूर्वी ब्लॉक कहा गया। एक तो पहला गुट थो न, वो तो थो पश्चिमी ब्लॉक, और दूसरा तो वो पूर्वी ब्लॉक। आर्थिक तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत ने दोनों गुटों के समान मित्रता रखने का प्रयास किया। स्वतंत्रता विदेश नीति संचालन की इच्छा के कारण भी भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। भारत तृतीय विश्व युद्ध देशों की स्वतंत्रता बनाए रखने का इच्छुक था। अतः भारत ने शुरू से ही इन दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई। देखो, जो ये दो गुट था न, उनमें तो भारत ने पहले न्यू सोच ली थी कि भाई इन दोनों गुटा तापी दूर रवांगा, हमारी विदेशी नीति किसी भी गुट में शामिल न होकर सही को सही और गलत को गलत कहने पर आधारित थी। जो भारत वाला था न, वह सही न सही कहा करता और गलत न गलत कहा करता। भारत के लिए गुट निरपेक्षता का आंदोलन वैश्विक शांति तथा विकासशील देशों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास का प्रतीक रहा है। हरित क्रांति, या तो भाई जो पेपरों में ही नौकरियां खातर उन खातर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है हरित क्रांति। या मोस्ट इम्पोर्टेंट सही समझ तो 1% तो जरूर आवनो। 1% तो पक्को आओ पेपर में, चाहे 2 नंबर में हो चाहे 5 नंबर में हो। छोटा प्रश्न 1 नंबर में भी आस की किस्मत है। आप ये हरित क्रांति पढ़ांगा। देश के विभाजन के साथ ही बहुत सी उपजाऊ भूमि पाकिस्तान के पास चली गई। अपनो देश 1947 में जब आज़ाद हुए न, 15 अगस्त 1947 में, तो जिस तरह की 1 मिनट आपने बड़े रहता समझाओ, यो पूरा भारत से उसमें थे इतना हिस्सों पाकिस्तान में चल गयो पाक, और यो भारत में रह गयो। तो जो इतना हिस्सों था वो तो उपजाऊ, इतना हिस्सों उपजाऊ तो उसमें आधो हिस्सों पाकिस्तान में चले गयो, आधो रह गया अपने भारत में। 1 मिनट, हाँ रह गए। 1960 ईस्वी के दशक में भारत चीन युद्ध 1960 भारत को और चीन को युद्ध कब हुए थे? 1960 ईस्वी में हुए थे युद्ध। भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखे ने हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। भारत को और चीन को युद्ध हुए 1960 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखे ने हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। इस कारण भारत में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गए। देखो, महामारी को युद्ध और सूखो पड़ गया, उसके कारण उपजाऊ कति कम हो गई, लोग भूखा मरने लग गया भारत के। तो इस परिणाम स्वरूप किसानों के लिए नई कृषि कमजोर
कृषि नीति की घोषणा की गई। इस नीति के तहत उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सस्ते व उन्नत बीज, खाद व तकनीकी के प्रयोग में प्रोत्साहित दिए गए। जिस तरह की भाई सुखोरा काल पड़े उसका कारण जो बीजाई कीमत थी वह कम कर दी गई, जिससे कि ज़्यादा बीज लोग खरीद सकें। इस कृषि नीति के माध्यम से किसानों को बिजली, सिंचाई व सस्ते ऋण देने की व्यवस्था की। मतलब कि बिजली खातर, मतलब कि सिंचाई करने खातर बिजली चाहिएगी तो बिजली भी सस्ती कर दी गई। उसको बीज ब्याज था वह भी सस्ता कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 1970 ईस्वी के दशक के शुरुआत तक आते आते देश में गेहूं, चावल, मक्का की खेती 2.5 गुना वृद्धि हो गई। मतलब कि इस समय 1970 में 1960 तक 1970 10 साल के भीतर गेहूं, चावल, मक्का की खेती 2.5 गुना, मतलब कि ज़्यादा 2-3 गुना बढ़ गई, 10 गुना तक। इस दौरान में कृषि उत्पादक में हुई तीव्र वृद्धि को ही हरित क्रांति कहा जाता था। हरित क्रांति यह कृषि उत्पादन से संबंधित है। पलित क्रांति यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति यह मत्स्य पालन से संबंधित है। श्वेत क्रांति यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। न्यू पूछ ले जाओ हरित क्रांति क्या संबंधित है, पलित क्रांति, नील क्रांति, श्वेत क्रांति क्या संबंधित है, तो ये लिख सका है। एक लाइन, एक नंबर का प्रश्न बन गया। पार्ट 1 में भाई इतना ही। बाकी अगली वीडियो में पार्ट 2 करांगा इसको एक्सप्लेनेशन।